तो निफ्टी आज के टाइम में ना अपने ऑल टाइम हाई पे है और बहुत सारे स्टॉक्स अपना ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं और बहुत सारे तो अपना नया नया लाइफ टाइम हाई बनाते जा रहे हैं। और ऐसे में ना हम सारे इन्वेस्टर की नजर उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर होती है जो चलते जा रहे हैं। भले ही दूसरे स्टॉक जो चल नहीं रहे हैं उनके कितने भी अच्छे फंडामेंटल हो, कितने भी अच्छे फाइनेंशियल्स हो, उनको ना हम सब ना इग्नोर करने लग जाते हैं, भले उनके अंदर पूरा दम हो कि कल के दिन वो मल्टीबैगर कंपनी बन सकती हैं। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही स्टॉक लेके आया हूं, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी है। हम इसकी पूरी डिस्कस करने वाले हैं, बिजनेस के स्टडी करने वाले हैं। ये बात जरूर करेंगे कि कंपनी कैसे एक मल्टी बैगर रिटर्न्स हमारे को दे सकती है। कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे, इसकी पूरी अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करेंगे और उसके रिस्क भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के ना एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि इससे आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए, ये जो कंपनी है ना, ये एक जॉइंट वेंचर है मदरसन ग्रुप का और सुमितोमो वायरिंग सिस्टम का। ये कंपनी बनाती है वायरिंग हार्नेसेस और इंडिया में ना ये मार्केट लीडर है इस फील्ड में। और वायरिंग हार्नेसेस का 40% मार्केट शेयर इंडिया में यही कंपनी होल्ड करती है। देखिए, जिस भी इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता कि वायरिंग हार्नेसेस क्या होते हैं, तो मैं उनके लिए ये बता दूं, ये एक तरह का ना एक नेटवर्क होता है, वायर्ड नेटवर्क होता है, जो कि गाड़ियों के कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स को कनेक्ट करता है पावर सप्लाई करने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए या डाटा को कनेक्ट करने के लिए। देखिए, ये दिखने में कुछ इस तरह से नजर आते हैं, मैं आपको फोटो में दिखा सकता हूं। और ना देखिए, हम जो गाड़ियों को ऊपर से देखते हैं तो हमारे को शायद वैसे समझ ना आए, पर अगर हम गाड़ियों को अगर अंदर से देखें ना, तो हमको देखने को यह मिलेगा कि जो ये वायरिंग हार्नेसेस होते हैं ना, गाड़ी के हर पार्ट से जुड़े हुए हैं। और देखिए, आज के टाइम में जो ये कंपनी है, ये इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स जो होती हैं, जैसे कि हमारी ये पेट्रोल व्हीकल्स होगी या डीजल व्हीकल्स होगी, जो हमारी ये आम गाड़ियां हैं, इनके लिए ये वायरिंग हार्नेसेस सप्लाई करती है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए भी ये वायरिंग हार्नेसेस सप्लाई करते हैं। बस ये है कि जो आम गाड़ियां होती हैं और उनके अलावा जो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होती हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो ये वायरिंग हार्नेसेस होते हैं ना, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं और आज के टाइम में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड भी है। और ये जो कंपनी है ना, तो इंडिया की जो टॉप 3 ईवी ओईएम्स हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो उनमें से 2 को ये वायरिंग हार्नेसेस सप्लाई करते हैं। इवन अगर मैं 2 व्हीलर्स की तरफ जाऊं इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में, उसके जो ओईएम्स हैं उनमें से जो टॉप 5 हैं, टॉप 5 में से 2 को ये अपने वायरिंग हार्नेसेस सप्लाई करते हैं। इवन अगर मैं इंडिया के टॉप 12 बेस्ट सेलिंग पैसेंजर व्हीकल्स मॉडल्स की तरफ जाऊं, तो उनमें से टॉप 10 को ये अपने वायरिंग हार्नेसेस को सप्लाई करते हैं। तो इन सारी चीजों को देख के, सारे डाटा को देख के ये चीज तो समझ में आती है कि इस कंपनी के पास अच्छा खासा कस्टमर बेस है, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी, इवन इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में भी। ये कंपनी का इतना अच्छा जो कस्टमर बेस है, ये इसको दर्शाता है कि कंपनी में ना कितना दम है, इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। आज के टाइम में ये जो कंपनी है, इसका 70 से 75% रेवेन्यू जो है वो इसके टॉप 10 कस्टमर से आता है। सिर्फ 1-2 कस्टमर से नहीं आता, 10 कस्टमर से आता है। कल के दिन डिमांड में स्लो डाउन भी हो गया ना, तो इस पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बहुत ही मॉडरेट इंपैक्ट पड़ने वाला है। और मैं आपको और डाटा दिखाऊं ना, तो देखिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की मैं बात करता हूं, तो देखिए क्या है कि जो ये वायरिंग हार्नेसेस है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट का, इसका जो मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है कि 2021 से 2028 तक 16.9% के CAGR से ग्रो होने वाला है। और एक इकोनॉमिक सर्वे तो ये भी कहता है कि जो इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है, ये 1 करोड़ की सेल्स का मार्क क्रॉस कर देगी बाय 2030। जब ऐसा बूम है ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट का, ऑटो सेक्टर का, तो यार इस कंपनी को डेफिनेटली इस चीज का बेनिफिट होने ही वाला है। आप समझ ही सकते हो कि हमारा इंडिया में ये ऑटो सेक्टर किस तरह से ग्रो होता जा रहा है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ना, मैं इसको हर चीज में आगे ही मानूंगा। अब एंट्री बैरियर्स की मैं बात करता हूं। देखिए क्या है, ये कंपनी बनाती है वायरिंग हार्नेसेस, जिस चीज को आपको पता है। देखिए, हर एक गाड़ी के लिए ना, हर एक मॉडल के लिए अलग तरह से कस्टमाइज तरीके से वायरिंग हार्नेसेस बनाए जाते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि एक बार बल्क में हमने वायरिंग हार्नेसेस बना दिए और किसी भी गाड़ी में लगा दो, नहीं। हर एक गाड़ी के लिए अलग से कस्टमाइज तरीके से वायरिंग हार्नेसेस बनाए जाते हैं, जो इस कंपनी
की स्पेशलिटी है, ये आराम से उस चीज को कर सकती है, पूरे अच्छी तरह से उसको स्केल कर सकती है, इसके पास ऐसी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। देखिए कोई भी गाड़ी हो, मान लो एक ही कंपनी की क्यों ना हो गाड़ी, कोई भी कार हो, जैसे कि मारुति की बैलिनो के लिए अलग ये कस्टमाइज तरीके से वायरिंग हार्नेसेस लगेगा, अल्टो के लिए अलग से लगेगा, वैगनार के लिए अलग से लगेगा, स्विफ्ट के लिए अलग से लगेगा। मतलब हर एक गाड़ी के लिए, हर एक अलग मॉडल के लिए अलग तरीके से कस्टमाइज तरीके से वायरिंग हार्नेसेस लगते हैं। ये ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार इन्होंने वायरिंग हार्नेसेस बना दिए और किसी भी गाड़ी में फिट कर दिए। तो दूसरी चीज मैं आपको एक बता दूं कि कोई भी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है वो किस वायरिंग हार्नेसेस वाले बनाने वाली सप्लायर से यानी कंपनी से बिजनेस करना चाहेगी, उससे करना चाहेगी कि जो आने वाले टाइम में कितनी भी ज्यादा डिमांड बढ़ जाए उस चीज को टाइम पे डिलीवर कर पाए। टाइम से उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को एकदम से स्केल कर दे और बढ़ती हुई डिमांड को आराम से कैटर कर ले। ऐसी कंपनी के साथ कोई भी व्हीकल बनाने वाली कंपनी बिजनेस करना चाहेगी जिसके साथ वो लॉन्ग टर्म तक काम करना चाहे, कर सके। देखिए क्या है ना कि आप ये जो पहले से स्टैब्लिश्ड कंपनी है हमारी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, इसके पास सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैं जो कि एक नई कंपनी इस तरह से नहीं कर पाएगी, शुरुआत में तो बिल्कुल ही नहीं। तो ये इस तरह से अपने आप में एक मोट होल्ड करती है कि आने वाली बढ़ती हुई डिमांड को भी ये कैटर कर सकती है, क्योंकि भैया बड़ी कंपनी एक पेरेंट कंपनी से निकल के आई है और एक ये ज्वाइंट वेंचर है, जो चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। देखिए अब मैं कंपनी के अगर आपको एनुअल रिपोर्ट की तरफ लेके चलूं तो मुझे ना कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना बहुत ही स्मार्ट नजर आया। देखिए इसका मैं इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट देखूं तो कंपनी का 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसके वायरिंग हार्नेसेस के अक्रॉस इंडिया, और हर एक इंपॉर्टेंट ऑटोमोटिव हाउस में इनकी प्रेजेंस है, और जितने भी ओईएम्स हैं उनकी लोकेशन के आसपास ही इन्होंने अपनी फैसिलिटीज को सेटअप किया हुआ है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली। और इन्होंने हाल ही में 2 नए प्लांट सेटअप किए हैं, नोएडा में एक प्लांट सेटअप किया है इन्होंने चेन्नई में। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्मार्ट लगा मुझे। कंपनी के पास ना हर तरह की अपॉर्चुनिटी है, ये बढ़ते हुए ग्रो होते हुए हमारे ऑटो सेक्टर, हमारे ये पैसेंजर व्हीकल के सेगमेंट को एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट को अच्छे से कैटर करने की कंपनी को इसको बहुत फायदा हो सकता है आने वाले टाइम में। कंपनी के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है और उसके पास अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। बस मैं रिस्क की बात करूं तो मुझे सिर्फ एक रिस्क नजर आया कॉपर का, तांबे का। मतलब कि जो ये वायरिंग हार्नेसेस बनते हैं कॉपर से बनते हैं, और जो कि कॉपर के प्राइसेस के कम होने से या ज्यादा होने से डायरेक्टली इसके प्रॉफिट्स पर और इसके मार्जिन्स पर फर्क पड़ता है। यानी कि कमोडिटी मार्केट के उतार चढ़ाव से भी इस कंपनी के प्रॉफिट एंड मार्जिन्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। बस एक यही एंगल मुझे लगा कि थोड़ा सा रिस्की है, बहुत ही थोड़ा सा रिस्की है। बाकी हर एंगल से मुझे कंपनी बहुत ही साउंड नजर आई। अब मैं कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स की तरफ आपको लेके जाता हूं। ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप 27,000 करोड़ के आसपास है इस वक्त, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 38.8% का है। मतलब कि इसने अपने शेयर होल्डर्स को 38.8% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, और इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लगभग 43.8% का है। यानी कि जो कंपनी के पास पैसा है, चाहे वो शेयर होल्डर का प्लस जो इन्होंने बोरिंग्स किए हैं, वो सारे पैसे को मिला के जिस कंपनी ने उस पैसे के ऊपर 43.8% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं इसके फंडामेंटली। तो ये दिखाता है कंपनी की स्ट्रेंथ को, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का और बोरोवर्स का पैसे को अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रही है। देखिए क्या है कि जो ये मैंने मार्केट कैप आपको बताई थी 27,000 करोड़ रुपए की, इस स्टॉक को अगर यहां से 10x होना है, लगभग 600 रुपए तक का जाना है, तो इसकी मार्केट कैप को भी लगभग यहां से 10 गुना होना पड़ेगा। 2,70,000 करोड़ रुपए के आसपास इसके मार्केट कैप को होना पड़ेगा, तब जाके ये यहां से हो सकता है। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको इसका ये दिखा दूं कि जो इसके फाइनेंशियल्स हैं, जो कंपनी पिछले 4 साल पहले ही या 3 साल 4 साल पहले ही अपनी मदर कंपनी से जब से अलग हुई, तब से इसने इसके जो रेवेन्यू है वो लगभग 15.66% CAGR से इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और मैं अर्निंग्स की बात करूं तो वो लगभग 10.88% CAGR से इसकी अर्निंग्स ग्रो हुई है। एबिटा की मैं बात कर रहा हूं।
देखिए मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की मैं बताऊं तो प्रमोटर्स भी हर क्वार्टर में इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाते आ रहे हैं। और देखिए जो पब्लिक है ना उसके पास बहुत ही कम शेयर्स हैं, लगभग 9.61% के आसपास के शेयर्स हैं। ज़्यादातर जो 90.4% के आसपास जो सारा का सारा स्टेक है ये सिर्फ प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईएस एंड गवर्नमेंट के पास ही है। तो आप ना जितने भी अभी तक आपने मल्टीबैगर कंपनीज देखी होंगी जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो उनमें आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इसी तरह का देखने को मिलेगा। वहां पे पब्लिक की होल्डिंग हमेशा कम रही है, ज्यादातर होल्डिंग्स प्रमोटर्स, एफआईआई और डीआईएस की ही रही हैं। तो कुछ उसी तरह से ये कंपनी मुझे नजर आ रही है। देखिए मैंने ना, आप कंपनी का अगर बैलेंस शीट को अगर आप देखोगे तो कंपनी के बैलेंस शीट पे लगभग आपको 283 करोड़ रुपीस का डेट दिखेगा। बट जो इसका Q2 का जो मतलब नवंबर में इन्होंने जो प्रेजेंटेशन आउट की थी, अपनी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट में क्या है कि कंपनी ने बताया है कि इनका जो नेट डेट है वो सिर्फ 7 करोड़ रुपीस का है। बाकी ये लगभग जो इनका 274 करोड़ के आसपास की इनकी जो लीज लाइबिलिटी है। अब ये लीज लाइबिलिटी एक्चुअली होती क्या है कि कंपनी ने ना कोई लैंड लीज पे लिया होगा या कोई बिल्डिंग लीज पे ली होगी जिसको ये फ्यूचर में पे करने वाले हैं। तो आज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ना तो ये डेट में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि इस लीज के ऊपर ना इनको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना है, इनको फ्यूचर में इन्हें पे करना है इस लीज को। तो कंपनी अपने आप को ना डेट फ्री मान के चल रही है। लगभग इनके पास 7 करोड़ रुपीस का ही डेट है, जो कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए बहुत छोटा सा डेट है ये। देखिए जो ये मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो इस वजह से ही कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है स्टॉक का वो 24.1% है। यानी कि कंपनी जहां पे 1 रुपया इंटरेस्ट पे करती है उसके कंपैरिजन में कंपनी 24.1 रुपीस कमाती है। तो ये इसी वजह से ज्यादा है, क्योंकि इनको अपनी लीज लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ रहा है। देखिए बाकी का मैं जैसे हम बात कर रहे थे कि यार ये अगर यहां से 10x होगा तो कैसे होगा, इसकी सेल्स को इसको बढ़ाना पड़ेगा। इस टाइम पे इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल्स 7,515 करोड़ के आसपास है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% के आसपास है और ईपीएस 1.18 रुपीस का है। तो देखिए सेल्स तो बढ़ानी पड़ेगी, साथ में इनको अपने मार्जिन भी और अच्छे इंप्रूव करने पड़ेंगे और ईपीएस भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर ये सब चीजें हो पाए तो ये पॉसिबल है कि इस तरह की कंपनी जो कि ऐसा सेक्टर से बिलोंग कर रही है, फिलहाल ऑटो सेक्टर से, जहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं इंडिया में, वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। और खासकर मैं ईवी की बात करूं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेगमेंट में जो ये वायरिंग हार्नेसेस का जो मार्केट है वो ग्लोबली लगभग 16.9% के CAGR से ग्रो होने वाला है। और इंडिया में मैंने जो इस तरह से ग्रोथ है, मैंने पहले एक इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस किया था कि उसमें यह भी था कि जो हमारा ईवी मार्केट है इंडिया का वो 49% CAGR से ग्रो होने वाला है 2030 तक। तो इस तरह से अगर ग्रोथ आने वाली है ना, तो यार इस तरह की जो एक कंपनी है जिसके पास पहले से इंडिया में 40% मार्केट शेयर है वायरिंग हार्नेसेस का, और ग्लोबली भी ये अपने आप को बढ़ाएंगे ही। और जिस तरह से कितनी भी डिमांड बढ़ जाए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो ये वायरिंग हार्नेसेस की भी साथ में डिमांड बढ़ेगी ही। और मैंने पहले भी बोला था कि यार जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो वायरिंग हार्नेसेस होते हैं ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, हर किसी कंपनी के बस के नहीं है। पर ये जो कंपनी स्टैब्लिश्ड कंपनी है हमारी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, इसके पास ना पूरी कैपेबिलिटी है अपने आप को स्केल करने की भी, पूरे इसके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये कंपनी अपनी अच्छे खासा ये ग्रो हो सकती है, ये क्वाइट पॉसिबल है। बाकी ये है कि अभी जैसे कि अभी 3-4 साल पहले ही अपनी मदर कंपनी से अलग हुई है, और ये जो ग्रोथ हमारा है ऑटो सेगमेंट में एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, ये हाल ही में 3-4 साल से ही इसको ग्रोथ पकड़ना शुरू किया है। और आने वाले टाइम में जैसे कि पहले भी बोला मैंने कि एक्सपेक्टेड है कि 49% CAGR से ग्रो होने वाला है हमारा ईवी सेगमेंट इंडिया में। तो इस कंपनी को उस चीज का फायदा डेफिनेटली मिल सकता है, ठीक है ना। तो अब जो मैं आपको ये कहना चाहता था कि मैंने जो भी सच आपके सामने ये रखा रिसर्च अपनी, ये सब के सब मतलब जिस न्यूज़ आर्टिकल एंड जो एनुअल रिपोर्ट होगी और प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स होगी, इनके बेसिस पे मैंने रखी है। आपको ये सब अगर आपको रिपोर्ट्स चाहिए होंगी, आपने इनको डिटेल स्टडी करना है, तो आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन पे छोड़ देना, बस बता देना क्या चाहिए, तो मैं उस पर ईमेल कर सकता हूँ जैसे आपको ठीक लगे। बाकी आप ना अपनी रिसर्च खुद करना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि यार मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं स्टॉक, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। बस मैं आपके सामने ये चीज रखना चाहता था कि मेरे को लगता है कि इसकी तरफ मार्केट की अभी इतनी नजर नहीं पड़ी है, और ये कल के दिन अच्छा ग्रो कर सकती है कंपनी, और जिस हिसाब से ये कंपनी अब तक काम करती आई है।
और ये आगे भी अच्छा करेंगे, क्योंकि इसकी मदर कंपनी ने पहले भी दिखाया है आपको कि किस तरह से ये बहुत अच्छा डिविडेंड पे करते हैं एंड किस तरह से इनकी ग्रोथ है, कैसे कैसे ये मार्केट में को डिसरप्ट करने में लग जाते हैं जैसे इनके बिजनेसेस हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर आपको ठीक लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना।